हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। तो आज हम असेसमेंट के चारों प्रकारों में से तीसरे प्रकार पर बात करेंगे, जिसका नाम है निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के दौरान सीखने से संबंधित जो भी समस्याएं आती है उन सभी समस्याओं का कारण का पता लगाया जाता है ताकि सही समय पर उसका निदान किया जा सके। और ये प्रोसेस तब किया जाता है जब क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाती है और बच्चे जब उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डिसेबल होते हैं, कुछ बच्चे की बहुत सारी कमज़ोरी होती है, या तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, या फिर कोई पारिवारिक समस्या होती है जिस कारण से वे चीज़ों को नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो वे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन सभी कारणों का पता लगाने के लिए उनका ये असेसमेंट किया जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया जाता है। और इसे ही निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उसका उपचार करके शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में, यानी हिंदी में इसे निदानात्मक आकलन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन यानी इसके परिचय पर बात करेंगे। निदानात्मक आकलन एक प्रकार का मूल्यांकन है जिसका प्रयोग छात्रों के सीखने से संबंधित आने वाली कमजोरियों और कठिनाइयों की पहचान करने के लिए की जाती है, ताकि छात्रों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान की जा सके। देखिए, निदानात्मक आकलन यानी जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, ये एक तरह का मूल्यांकन ही है। जैसे इवेल्यूशन होता है, ठीक उसी तरह से ये भी एक इवेल्यूशन भी है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को सीखने से संबंधित जो भी परेशानी आती है, जो भी कठिनाई आती है, उन सभी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है ताकि उनका समय पर उपचार किया जा सके। देखिए, एक क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बहुत ही तेज़ होते हैं, कुछ बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं तो कुछ एबनॉर्मल होते हैं, कुछ डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक तरह के नहीं होते हैं। किसी में कुछ शारीरिक समस्याएं आती हैं जिसके कारण वे जल्दी चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल बच्चे चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं और जो अब नॉर्मल होते हैं, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वे लोग चीज़ों को जल्दी कैच नहीं कर पाते, जल्दी सीख नहीं पाते हैं। और आज की शिक्षा प्रणाली कहती है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, है ना, सबको समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ऐसे में सभी बच्चे को अगर समान शिक्षा देना है तो ऐसे बच्चे जो अब नॉर्मल होते हैं, जो चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाते हैं, तो पहले उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए इस निदानात्मक आकलन का प्रयोग करके उनकी समस्याओं का पता लगाया जाता है और फिर उस समस्या को कैसे समाधान करना है उसके लिए भी उपचार किया जाता है और उस उपचार के अनुसार ही उन्हें शिक्षा दी जाती है। और इसे ही हम निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं। तो चलिए अब मीनिंग यानी उसके अर्थ पर बात करते हैं। निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है। इसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न परीक्षणों के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों का एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाता है। देखिए, निदान शब्द जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा शास्त्र से ही आया है और चिकित्सा शास्त्र में निदान का अर्थ है कि मूल कारण को जानना। यानी जब भी कोई पेशेंट होता है तो उसके समस्या का मूल कारण क्या है, या फिर उस पेशेंट के रोग का निर्णय करना कि उस पेशेंट को कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र में निदान का यही अर्थ माना जाता है। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट के बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के बेस पर ही उनकी बीमारियों का पता लगाकर उसकी बीमारी का निदान करते हैं यानी उपचार करते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसा ही शिक्षा शास्त्र में एक टीचर भी अपने स्टूडेंट के सीखने में यानी क्लासरूम में सीखने से संबंधित बहुत सारी जो कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि पिछड़ेपन की कठिनाई, विषय संबंधी कमज़ोरियाँ, सीखने संबंधी कमज़ोरियाँ और सीखने के संबंधी कठिनाइयाँ आदि बहुत सारे दोष होते हैं। इन सभी दोषों का पता वे निदानात्मक परीक्षण के द्वारा लगाते हैं और उसके द्वारा उनकी कमज़ोरियों का पता लगाने के बाद उनका निदान भी करते हैं।
तो यहाँ निदान शब्द जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी समान देखने को मिलता है। जिस तरह से चिकित्सा शास्त्र में एक डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करने से पहले उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं, फिर उनकी बीमारी का इलाज करते हैं, उसी तरह से शिक्षा शास्त्र में भी है कि टीचर क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट के सीखने के संबंधित जो भी कमज़ोरियाँ आती हैं, उनके सीखने से संबंधित जो भी परेशानियाँ कठिनाइयाँ आती हैं, इन सभी चीज़ों को वह पता लगाते हैं और उसके बाद ही उसका उपचार करते हैं ताकि बच्चे चीज़ों को अच्छे से सीख सके। वास्तव में निदानात्मक आकलन वह विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण है जो बालक में किसी विशिष्ट वस्तु या समुचित ज्ञान को दर्शाता यानी प्रतिबिंबित करता है। निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग बालकों की उन अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिसका निदान शिक्षण के दौरान नहीं हो पाता है। देखिए, निदानात्मक आकलन जो है वो एक तरह का उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट है और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बालक के किसी विशेष वस्तु के प्रति उनका नॉलेज कैसा और कितना है इनसे दर्शाता है, उसे प्रतिबिंबित करता है कि वह उस विशेष वस्तु के प्रति कितना जानकारी रखता है, उसे कितना पता है उस वस्तु के बारे में, और यह आकलन इसी चीज़ को दर्शाता है। और इस तरह से इस निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग बालकों के सीखने के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सभी कठिनाइयों के बारे में पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस परीक्षण का प्रयोग तब होता है जब बच्चे सीखने के दौरान, क्लासरूम में सीखने के दौरान चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो वे चीज़ों को क्यों नहीं सीख पाते हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए उनका डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी निदानात्मक परीक्षण होता है। और इस परीक्षण के दौरान उनकी समस्या का पता लगाया जाता है ताकि उनका समय पर निदान हो सके, ताकि बच्चे चीज़ों को प्रभावी ढंग से सीख सके। और यदि कोई बालक किसी एक विषय में बराबर असफल रहता है तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उनकी असफलता का कारण पता लगाने में भी सहायता मिलती है। तो देखिए, यहाँ भी वही कहा गया है कि जब भी कोई बालक क्लासरूम में बार बार किसी भी सब्जेक्ट में असफल होता है, वो फेल होता रहता है, तो वो क्यों फेल होता है, किस कारण से फेल होता है, उस कारण का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और इस परीक्षण के द्वारा ही उनकी असफलता का कारण पता लगाया जाता है। क्योंकि असफलता का बहुत सारे कारण होते होंगे, जैसे बच्चों को सब्जेक्ट या तो समझ नहीं आता होगा या फिर वे टीचर के द्वारा पढ़ाए गए मटेरियल्स को समझ नहीं पा रहे होंगे। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं का पता लगाने के लिए उनका निदानात्मक आकलन होता है और उनका समस्याओं का पता लगाने के बाद उनका निदान भी किया जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षण के लिए विभिन्न विषयों में निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण किया जाता है और आवश्यकता अनुसार कमज़ोर बालकों की इनके द्वारा जांच भी की जाती है। यानी जब बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में बार बार असफल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, तो उनके इस कारण का पता लगाने के लिए, इस परीक्षण के लिए सभी विषयों में यानी सभी सब्जेक्ट में निदानात्मक परीक्षण करते हैं, ठीक है। और उसके आवश्यकता के अनुसार कमज़ोर बालकों की जांच भी करते हैं, यानी कि बालक उस टॉपिक में क्यों कमज़ोर हैं, उस सब्जेक्ट में क्यों कमज़ोर हैं, कमज़ोरी का क्या कारण है, उन्हें वो सब्जेक्ट समझ क्यों नहीं आ रही है। तो इन सभी कमज़ोरियों की जांच की जाती है इस निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से। तो आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में जान गए होंगे, तो अब चलिए हम उनके एक परिभाषा, एक डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है कार्टर वुड के अनुसार। इनका मानना है कि निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। देखिए, इन्होंने निदान का अर्थ बताया है कि बच्चों का सीखने से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ और जो कमियाँ हैं उसका स्वरूप कैसा है, इसके स्वरूप को वो निर्धारित करना, ऐसा इन्होंने बताया है। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी हिंदी में निदानात्मक आकलन के कौन से उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है, निदानात्मक आकलन का उद्देश्य किसी व्यक्ति की एक या एक से अधिक क्षेत्रों में योग्यता अथवा कमजोरी की जांच करना होता है। यानी यह आकलन किसी व्यक्ति में एक या एक से ज़्यादा क्षेत्रों में उनकी कैसी योग्यता है, कितनी योग्यता है, उनकी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, इन सभी चीज़ों को जांचना है। दूसरा है विद्यालय विषयों में छात्रों की कठिनाइयों को ढूंढना, जिससे आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके। यानी कि एक स्कूल में कौन से विषय में छात्रों को कौन सी कठिनाई आ रही हैं, उन सभी कठिनाइयों समस्याओं को ढूंढना भी इसका एक उद्देश्य है, जिससे कि उसके आवश्यकता के अनुसार उनका उपचार किया जा सके और उसके बाद उसी के अनुसार शिक्षा भी प्रदान की जा सके।
तीसरा है भाषा अथवा अन्य विषयों में जातिगत विशेषताओं एवं कमजोरियों को आंकना तथा उसके आधार पर छात्रों की भाषा अध्यापन पुस्तकों एवं पाठ्यक्रमों में भी सुधार में योगदान देना है। यानी भाषा और अन्य विषयों से संबंधित जो भी जातिगत विशेषताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, इन सभी चीज़ों को आंकना भी इस आकलन का ही एक उद्देश्य है। और उसके बेस पर बच्चों को भाषा से संबंधित कैसी पुस्तकें प्रोवाइड करनी है, कैसा कैरिकुलम बनाना है, पाठ्यक्रम तैयार करना है। और अगर पुस्तकों या पाठ्यक्रम में कोई कमी है जिसकी वजह से बच्चे उन्हें अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, या पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा टफ है जिस कारण बच्चे उसे सीख नहीं पा रहे हैं, तो इन्हें भी सुधार करने में यह आकलन योगदान देता है। तो चलिए अब आते हैं प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक यानी निदान प्रक्रिया पर बात करते हैं। पहला है निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन। कमज़ोर, असमायोजित, असफल, कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्र जिन्हें निदान की आवश्यकता हो, ऐसे छात्र, ठीक है, ऐसे छात्रों का चयन किया जाता है। और चयन का जो आधार है वो अध्यापक का अनुभव, विद्यालय में हुई विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा फल तथा साक्षात्कार तथा बुद्धि परीक्षण होना चाहिए। देखिए, इस असेसमेंट के लिए ऐसे बच्चे को चयन किया जाता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, असमायोजित होते हैं, यानी वे क्लासरूम में एक दूसरे से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं, हर विषय में बार बार असफल होते हैं, ठीक है, उनके अचीवमेंट बहुत कम होता है, वह हर चीज़ में अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें निदान की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों का चयन इस प्रोसेस के लिए किया जाता है। और इस प्रोसेस के लिए चयन का जो बेस होता है वो टीचर का अनुभव होता है, यानी जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनके बेस पर होता है। और जो विद्यालय में बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं, जो परीक्षा फल होते हैं, उनके बेस पर उनका चयन होता है, या फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बेस पर होता है, या फिर उनका जो बुद्धि परीक्षण ली जाती है उसके बेस पर ऐसे बच्चों का चयन किया जाता है। दूसरा है छात्रों की कठिनाइयों की खोज करना। सीखने में बालक की कठिनाई की जांच करने के लिए निदानात्मक तथा उपलब्धि परीक्षण की सहायता ली जाती है। इससे विषय विशेष के मूल प्रत्ययों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों इत्यादि पर आधारित कठिनाइयों की मात्रा तथा कठिनाई स्तर के स्थलों का पता भी लगाया जा सकता है। देखिए, इस असेसमेंट के प्रोसेस में जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है, तो उसके बाद बच्चों की सीखने से संबंधित जो भी कठिनाई आती है, इन सभी कठिनाइयों की खोज की जाती है, जांच की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए बुद्धि परीक्षण यानी जो अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण की सहायता ली जाती है। इस उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही बच्चे का जाँच कर पाना संभव होता है। और असेसमेंट के इस प्रोसेस के ज़रिए विषय विशेष के मूल प्रत्यय, प्रक्रिया, सिद्धांत आदि से संबंधित जो भी कठिनाई है, अगर कोई थ्योरी है जो बहुत कठिन है या कोई प्रोसेस है जो बहुत कठिन है जिस वजह से बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो इन सभी जो कठिनाई है इनकी मात्रा को और उनके कठिनाई स्तर को पता लगाने के लिए यह असेसमेंट किया जाता है। तीसरा है कठिनाई के कारणों का विश्लेषण। अगर कठिनाई है, उसके कारण भी हैं, तो उसका विश्लेषण किया जाए। इस प्रोसेस में अध्यापक अपने तथा पूछताछ के दौरान विद्यालय कारणों, व्यक्तिगत कारणों, पारिवारिक कारणों आदि कारणों का अनुमान लगाता है अथवा साक्षात्कार द्वारा पता करता है। देखिए, इस प्रोसेस में कठिनाई के स्तर को पता किया जाता है। उसको स्तर को पता करने के लिए उसका विश्लेषण करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर विस्तार से चीज़ों का पता ना लगाया जाए तो उन छिपे कारणों का पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए टीचर्स क्या करते हैं, अपने पूछताछ के दौरान बच्चों से यह पता करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो उन्हें सीखने में कठिनाई, समस्या उत्पन्न कर रही हैं। जैसे या तो विद्यालय कारण होंगे, यानी कि स्कूल में रिगार्डिंग जो भी समस्याएं आती है, ऐसे बच्चे जिन्हें या तो अदर बच्चे परेशान करते हैं, या फिर उन्हें ऐसे सब्जेक्ट जो समझ ही नहीं आते हैं, सिलेबस जो समझ नहीं आता है, कुछ इस तरह के विद्यालय कारण हैं। या फिर कहीं कोई पारिवारिक कारण तो नहीं, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो बच्चों को सीखने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो टीचर्स इन सभी कारणों का अनुमान लगाने के लिए साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं या फिर परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी माध्यमों से वो बच्चों को पता लगाते हैं कि उन्हें कौन सी समस्या। अब चौथा है उपचारात्मक प्रक्रियाएं।
ठीक है। जब चयन हो जाता है, फिर उसके समस्या का पता लगाया जाता है और उस समस्या का विश्लेषण भी किया जाता है कि कौन से कारण से ऐसे हो रहा है। अब पता लगाने के बाद उनका उपचार किया जाता है। तो उपचार की इस प्रक्रिया में छात्र की कमजोरी का निदान होने पर उसे दूर करने के उपाय किए जाते हैं तथा उपचारात्मक कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। देखिए, उपचारात्मक प्रक्रियाएं जब प्रारंभ होती है, इसमें क्या करते हैं टीचर्स, बच्चों की कमजोरी का निदान करने के लिए, उसको दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय का पता लगाते हैं, बहुत सारे उपाय निकालते हैं और उस उपाय के अनुसार उपचार के लिए जो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं, इन सभी चीज़ों की योजना बनाई जाती है। अब पांचवा प्रक्रिया है त्रुटियों की रोकथाम के उपाय, यानी जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसका उपाय निकाला जाए, इन सभी चीज़ों का उपाय, ये भी एक प्रोसेस है। छात्र विषय संबंधी गलती भविष्य में ना करें, इसके लिए बहुमुखी योजना तैयार करनी पड़ती है जिससे बालक को सीखने का अच्छा वातावरण मिल सके। देखिए, ये जो असेसमेंट है ये बच्चों के जड़ को खोजता है, समस्या के जड़ को खोजता है, ताकि क्या करे भी बच्चे जो है उस सब्जेक्ट से संबंधित आगे भविष्य में ऐसे कोई गलती ना करे जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। इसके लिए बहुत सारी बहुमुखी योजनाएं तैयार करनी होती है, बहुत सारे योजनाएं बनाई जाती है, ठीक है, और उस योजनाओं को अमल किया जाता है और उनके समस्याओं को दूर किया जाता है हमेशा के लिए, जिससे क्या होता है बालक को सीखने का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ताकि वह चीज़ों को अच्छे से सीखे और वह भविष्य में भी उसके प्रयोग आ सके, काम में आ सके।